हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का पार्ट 2 पढ़ेंगे। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज कि किस तरीके से फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं। जनरली दो बेस की होती हैं, फी बेस एंड फंड बेस। दोनों को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। Broadly, financial services can be classified into two categories. Number one, fund-based, asset-based services. Second, fee-based or you can say advisory services. Fund-based services क्या होती है? Fund-based या asset-based services वो होती हैं जिसमें जो हमें फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है वो हमें सर्विस के साथ साथ फंड प्रोवाइड करता है डायरेक्टली, तो उसे हम फंड-बेस्ड सर्विसेज कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, फी-बेस्ड या एडवाइजरी सर्विसेज वो होती हैं जिसमें जो हमें फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है वो हमें हमारे से फी चार्ज करता है और बदले में हमें कई तरीके की एडवाइस प्रोवाइड करता है, कई तरीके से हमें हेल्प करता है बाकी वर्क में जो हमारे फाइनेंशियल वर्क होते हैं। इन दोनों को हम स्टेप बाय स्टेप डीपली डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, फंड और असेट बेस्ड सर्विसेज। इसके अंदर 7 पॉइंट्स आते हैं। नंबर 1, इक्विपमेंट लीजिंग और लीज फाइनेंसिंग। सेकंड, हायर परचेज एंड कंज्यूमर क्रेडिट। थर्ड, बिल डिस्काउंटिंग। फोर्थ, वेंचर कैपिटल। फिफ्थ, हाउसिंग फाइनेंस। सिक्स्थ, इंश्योरेंस सर्विसेज। सेवंथ, फैक्टरी। वन बाय वन इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इक्विपमेंट लीजिंग और लीज फाइनेंसिंग। इसको समझने से पहले हमें एक बार डिस्कस कर ले कि लीज होता क्या है, लीज का मीनिंग क्या है। देखिए, लीज जो है वो एक सिमिलर टाइप में ही है जैसे आपकी रेंटल सर्विसेज होती है। जैसे रेंटल में आप क्या करते हैं, आप कोई प्रॉपर्टी जस्ट लाइक दुकान या घर किराए पे लेते हैं और बदले में आप क्या देते हैं, रेंट। जो आप दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है, यानी कि लैंडलॉर्ड और रेंट पे रहने वाले के लिए जो रेंट होल्डर है उसके बीच में जो एग्रीमेंट होता है वो काफी शॉर्ट टर्म के लिए होता है, यानी कि मैक्सिमम 1 ईयर। और उसमें क्या होता है, वो मंथली रेंट पे करता है और बदले में उस प्रॉपर्टी को यूज करता है। और जनरली कंज्यूमर साइड में होता है। ऑन द अदर हैंड, लीजिंग जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर में होती है। या कॉर्पोरेट सेक्टर कोई असेट्स या इक्विपमेंट लीज पर लेता है। सिमिलर टाइप में ये भी एक रेंट पे करता है जिसे हम रॉयल्टी कहते हैं, लेकिन जो एग्रीमेंट होता है वो काफी लंबा होता है। जनरली 5 ईयर्स टू 20 ईयर्स के बीच में होता है, इन मीडियम टू लॉन्ग टर्म, और एज एन एवरेज 10 ईयर्स का होता है। इसमें जो प्रॉपर्टी हायर करने वाला है वो प्रॉपर्टी को हायर करता है लैंडलॉर्ड से और एक लंबा एग्रीमेंट करता है। उसका फायदा क्या होता है कि वो प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से यूज कर सकता है, उसको अपनी तरफ से डिजाइन कर सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर सकता है और बदले में वो उसको रॉयल्टी पे करता है लैंडलॉर्ड को। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आपको जैसे पता ही है, आजकल बैंकिंग सेक्टर बहुत ग्रो कर रहा है। हर एक बैंक को अपने नए नए ब्रांचेस, नेटवर्क बढ़ाने के लिए अपनी नई नई ब्रांचेस खोलनी पड़ रही हैं, अपने नए नए एटीएम्स लगाने पड़ रहे हैं। अब इन ब्रांचेस के ऑफिस के लिए एंड एटीएम्स के लिए उसे क्या चाहिए, एक्चुअली बिल्डिंग चाहिए। अब उसके बाद 2 ऑप्शन है, या तो इन सब बिल्डिंग्स को खरीदे यानी कि अपना पैसा इन्वेस्ट करे, या फिर इन बिल्डिंग को लीज पर ले ले यानी कि हायर कर ले। अब क्योंकि किसी भी बैंक के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो सारा अपना पैसा ब्लॉक कर पाए, और फिर उसे एक रिस्क भी होता है। रिस्क ये होता है कि वो एक पर्टिकुलर जस्ट लाइक किसी रूरल एरिया में एंट्री कर रहा है या किसी न्यू एरिया में एंट्री कर रहा है और वहां पर उसकी ब्रांच ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही और उसे कल बंद करनी पड़ गई, तो उसका जो पैसा है वो ब्लॉक हो जाएगा। तो इसलिए वो उस असेट्स को बाय ना करके बल्कि लीज पर ले लेता है। क्योंकि वो लीज पे ले लेता है, अब उस असेट्स को वो अपने हिसाब से यूज कर पाता है। तो आपने देखा होगा जो बैंक्स हैं उनकी जो ब्रांचेज हैं उनकी ज्यादातर तो उनकी खुद की बाय की होती है, लेकिन कुछ एरिया में जो ब्रांचेज हैं वो लीज पर ली होती हैं। इवन क्योंकि उनको अपना एटीएम नेटवर्क बहुत ज्यादा ग्रो करना है, गांवों तक रूरल एरियाज में भी उनको अपना नेटवर्क बढ़ाना है, तो वहां बजाय वो अपने सारी एसेट्स खरीदने के वो उस जगह को लीज पर ले लेते हैं और वहां पर अपना एटीएम सेटअप लगाते हैं और बदले में रॉयल्टी प्रोवाइड करते हैं। इसका फायदा ये है कि उनको एक सिंपल अमाउंट पे करना है। आफ्टर द लीज एग्रीमेंट कंप्लीशन, तो दोनों के ऊपर एक ऑप्शन है, चाहे तो वो इस लीज एग्रीमेंट को रिन्यू कर सकते हैं, आगे के लिए बढ़ा सकते हैं, और चाहे तो इस लीज एग्रीमेंट को वहीं पे समाप्त कर सकते हैं। जहां तक सवाल है इक्विपमेंट लीजिंग का, यहां पर हम किसी असेट्स यानी कि प्रॉपर्टी या बिल्डिंग को किराए पे नहीं लेते, लीज पर नहीं लेते, बल्कि किसी इक्विपमेंट को लीज पर लेते हैं। जस्ट लाइक कोई भी बड़ी बड़ी असेट्स होती हैं जिन्हें खरीदना बहुत महंगा होता है, जस्ट लाइक क्रेन मशीन। अब ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, क्रेन ओनर से क्रेन को लीज पर ले लेते हैं कुछ पर्टिकुलर टाइमिंग के लिए और बदले में हम उसको एक अमाउंट पे करते हैं जस्ट लाइक अ रॉयल्टी। तो इसे हम क्या कहते हैं, इक्विपमेंट लीजिंग और लीज फाइनेंसिंग।
जहां तक इंडिया का सवाल है, इंडिया में लीजिंग बहुत अभी काफी हद तक पॉपुलर हो रही है। हालांकि इंडिया में ये कॉन्सेप्ट काफी लेट आया। सबसे पहले इंडिया में जो लीजिंग कंपनी थी वो थी फर्स्ट लीजिंग कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसने 1973 में वर्क स्टार्ट किया। उसके बाद अदर कंपनीज भी बहुत आई जिन्होंने लीजिंग की सर्विसेज देनी शुरू। सेकंड डिस्कस करते हैं हायर परचेज एंड कंज्यूमर क्रेडिट। हायर परचेज वर्ड से तो आप वैसे ही वाकिफ होंगे क्योंकि आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इसके बारे में काफी डिस्कस किया होगा। हायर परचेज है क्या? हायर परचेज एक एग्रीमेंट है जिसमें एक बायर, स्पेशली कॉर्पोरेट बायर, एक असेट्स को बाय करता है और उसका पेमेंट जो है वो क्या करता है, किश्तों में करता है। तो यानी कि वो असेट्स को बाय करता है ऑन अ हायर परचेज बेसिस और किश्तों में उसकी पेमेंट करता है। ध्यान रहे, असेट्स का जो है वो उसी टाइम तुरंत इमीडिएटली बायर को प्रोवाइड कर दी जाती है, लेकिन जो उसकी ओनरशिप है वो वेंडर के पास रहती है टिल द लास्ट पेमेंट। यानी कि जब तक लास्ट की पेमेंट नहीं हो जाती तब तक उस असेट्स का ओनर वेंडर ही रहता है, परचेजर नहीं बनता। और ध्यान रहे, जो ईच इंस्टॉलमेंट है, जो भी एक किस्त है, वो एज ए हायर चार्जेस के रूप में पे की मानी जाती है, यानी कि एक तरीके से उस असेट्स का यूज करने का किराया मानी जाती है। इन एनी केस, मान लीजिए वो किसी एक किस्त को पे नहीं कर पाता है या किस्त पे करने में डिफॉल्ट हो जाता है, तो वेंडर के पास पूरा एक राइट है कि वो उस असेट्स को वापस ले सकता है और असेट्स को न केवल वापस ले सकता है, जितने भी परचेजर ने अब तक किस्तें पे की है उन किस्तों को जब्त कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता है हायर परचेजिंग में। लेकिन हायर परचेज फेमस कहाँ है? ज्यादातर कॉर्पोरेट सेक्टर में फेमस है। कॉर्पोरेट सेक्टर को बड़ी बड़ी असेट्स खरीदनी होती है, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो उसको तुरंत पे कर सके, तो वो इन असेट्स को हायर परचेज बेसिस पे किस्तों में खरीद लेते हैं। जहां तक सवाल है कंज्यूमर क्रेडिट, कंज्यूमर क्रेडिट और हायर परचेज में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों सिमिलर टाइप में है। लेकिन जैसे इसका नाम बता रहे हैं कंज्यूमर, ये जनरली कंज्यूमरेबल गुड्स के लिए होते हैं, यानी कि इसे एक नॉर्मल पर्सन, एक व्यक्ति यूज करता है। वो भी अपने कंज्यूमरेबल गुड्स जो है वो बाय करता है, उसका कुछ अमाउंट एज ए डाउन पेमेंट तुरंत पे कर देता है और बाकी का अमाउंट लगभग किस्तों में पे करता है। ये जो स्पेशल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए फेमस होता है, जस्ट लाइक कार, स्कूटर, टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप, इनके लिए बहुत फेमस रहा है। और आजकल के दिनों में तो ये क्योंकि जैसे जैसे लिविंग स्टाइल बढ़ने लगा है, बहुत ज्यादा फेमस होने लगा है, तो जिसमें कंज्यूमर थोड़ा सा अमाउंट पे करके बड़ी सी एसेट्स को ले सकता है और अपने ड्रीम फुलफिल कर सकता है। आई होप आपको हायर परचेज और कंज्यूमर क्रेडिट का डिफरेंस और मीनिंग दोनों क्लियर हो गए होंगे। कम टू द थर्ड, दैट इज बिल डिस्काउंटिंग। बिल डिस्काउंटिंग क्या है? यहाँ पर जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर है वो हमें एक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। जनरली एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक होता है जो जिसमें क्या होता है कि वो हमारे बिल को डिस्काउंट करता है। वास्तव में बिल डिस्काउंटिंग है क्या? इसको हम एक प्रोसेस सिस्टमेटिकल समझते हैं। पहले जो सेलर है वो गुड्स बेचता है किसको? बायर को। और गुड्स बेचता है किस पर? उधार पर। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि बायर के पास पैसे नहीं है तुरंत पे करने के लिए, अब वो उसको गुड्स क्रेडिट पे कर देता है। अब क्योंकि गुड्स क्रेडिट पे सेल तो कर दिए, लेकिन दिक्कत यह है कि वेंडर को पैसे तुरंत चाहिए, बायर के पास पैसे है नहीं। अब उसके बदले में वो क्या करता है? बायर के ऊपर एक बिल ऑफ एक्सचेंज रेज कर देता है, जिसे हम बीआर कहते हैं। वो बिल ऑफ एक्सचेंज रेज कर देता है और इस बीआर को फिर क्या करता है? बैंक के पास आता है, अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास आता है और वहां से डिस्काउंट करा देता है। बैंक क्या करता है? मान लीजिए ये बिल ऑफ एक्सचेंज 3 महीने का है, तो बैंक एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट से 3 महीने का डिस्काउंट या इंटरेस्ट काट लेता है और बाकी पेमेंट सेलर यानी कि वेंडर को कर देता है। 3 महीने बाद जो बैंक है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो इस बिल को लेके किसके पास जाता है? बायर के पास जाता है और बायर को ऑन ड्यू डेट पे उससे पेमेंट ले लेता है। इन एनी केस अगर बायर ऑन द डेट ऑफ ड्यू डेट डिफॉल्ट हो जाता है, पेमेंट नहीं करता है उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, तो नेचुरल बात है इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास पूरा हक है कि वो बिल जो डिस्काउंट किया है उसका पूरा पैसा जो सेलर है, वेंडर है, जिसने बिल डिस्काउंट कराया है, उसके अकाउंट में से काट ले और इसके अलावा उस बिल डिस्काउंटिंग से रिलेटेड जो खर्चे हुए हैं, एक्सपेंसेस हुए हैं, वो भी उससे चार्ज कर ले। तो यानी कि जो अल्टीमेटली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिल डिस्काउंटिंग में, वो अल्टीमेटली सेलर की ही रहती है। अब उसके बाद चाहे सेलर बायर के ऊपर केस कर सकता है और उससे पैसे रिकवर कर सकता है। आई थिंक आपको बिल डिस्काउंटिंग टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कम टू द फोर्थ टॉपिक, दैट इज द वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल क्या है? वेंचर कैपिटल को आप एक रिस्किंग कैपिटल भी कह सकते हैं।
जो ऐसे वेंचर्स में, ऐसे बिजनेस में, ऐसे प्रोजेक्ट में लगाई जाती हैं जो जनरली न्यू है और एज वेल एज रिस्की है। ध्यान रहे, वेंचर कैपिटल में जो पैसा लगाता है वो बड़ा रिस्की टाइप का होता है। ऐसे रिस्की बिजनेस में एक नॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉर्मल बैंक पैसा नहीं लगाता है। अब क्योंकि ये बिजनेस रिस्की है, इसलिए रिस्क ज्यादा होने की वजह से इसका रिटर्न भी ज्यादा होता है। जनरली जितनी भी स्टार्टअप कंपनी है उनको वेंचर कैपिटल की नीड होती है। अब ये वेंचर कैपिटल में है जो लगाने वाले हैं वो फेमस व्यक्ति होते हैं या फेमस इंस्टीट्यूशन होते हैं। वो अपना पैसा उस बिजनेस में लगाते हैं और जैसे जैसे वो बिजनेस ग्रो करता है तो नेचुरली बात है उनको भी उस बिजनेस के ग्रो करने के साथ फायदा बहुत ज्यादा होता है। और ना केवल पैसा ऐसे उधार नहीं देते एज ए इंटरेस्ट बेसिस पे, बल्कि वो पैसा लगाते हैं इन द बाइंग ऑफ कैपिटल, बाइंग ऑफ इक्विटी, यानी कि उस कंपनी की ओनरशिप का एक पर्टिकुलर पार्ट बाय कर लेते हैं। और वो जो ओनरशिप बाय करते हैं उस वक्त उसकी वैल्यूएशन बहुत कम होती है, चीप होती है। जब ये कंपनी बाद में बहुत ग्रो कर जाती है इन फ्यूचर में, तो उस थोड़े से अमाउंट की वैल्यू काफी बड़ी मात्रा में बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आज एक नई कंपनी स्टार्ट होती है और उस कंपनी को बहुत पैसे की जरूरत है। तो हमारे देश में बहुत फेमस पर्सन है एज ए वेंचर कैपिटलिस्ट, मिस्टर राकेश झुंझुनवाला। उनको कोई कंपनी, अब उनको पैसे की जरूरत है, वो अपने पैसे की जरूरत है, उसको मान लीजिए 100 करोड़ रुपए की जरूरत है, और वो 100 करोड़ के लिए अपनी कंपनी की इक्विटी का 20% सेल कर देती है राकेश झुंझुनवाला को। राकेश झुंझुनवाला को वो कंपनी की 20% इक्विटी यानी कि 20% मालिकाना हक कितने रुपए में मिला? सिर्फ 100 करोड़। मान लीजिए 5 साल बाद, 10 साल बाद वो कंपनी काफी ग्रो कर जाती है और उस कंपनी का वैल्यूएशन हो जाता है 10,000 करोड़। अब 10,000 करोड़ का नेचुरली मतलब 20% यानी कि 2,000 करोड़ का मालिक कौन हुआ? राकेश झुंझुनवाला। अब कहीं राकेश झुंझुनवाला ने सिर्फ 100 करोड़ इन्वेस्ट किए थे 10 साल पहले, और 10 साल में ही उस 100 करोड़ के कितने बन गए? 2,000 करोड़। तो ये एक वेंचर कैपिटल का पॉइंट होता है। ध्यान रहे, इसमें रिस्क भी होता है। अगर कंपनी 10,000 करोड़ की हो सकती है तो क्योंकि वो स्टार्टअप कंपनी है, वो कंपनी बंद भी हो सकती है। इसलिए वेंचर कैपिटल को या वेंचरिस्ट कैपिटल लगाने वाले को पूरे बिजनेस को रिव्यू करना होता है कि क्या वो बिजनेस फ्यूचर में सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अब क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, इसलिए इंडिया में जो वेंचर कैपिटल है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया, बहुत ज्यादा फेमस नहीं हो पाया। इसके अलावा गवर्नमेंट की भी जो गाइडलाइंस हैं वो बहुत पॉजिटिव नहीं है वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए, काफी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं। ऑन द अदर एंड जो वेंचर कैपिटलिस्ट होता है वो ना केवल कैपिटल प्रोवाइड करता है, वो बहुत सारी एफर्ट्स भी करता है, यानी कि उस कंपनी को ऑर्डर दिलाने में, उस कंपनी के प्रोजेक्ट दिलवाने में और उनको प्रोजेक्ट बनाने में गाइड करने में। आई होप आपको वेंचर कैपिटल का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, फिफ्थ, हाउसिंग फाइनेंस। टिल 1970 तक जो हाउसिंग का फाइनेंस या हाउसिंग प्रोवाइड करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट ने अपने ऊपर लिया। लेकिन लेटर ऑन इन 1988 नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना हुई। इस नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना आरबीआई ने की, जो फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी है आरबीआई की। इसने बहुत हेल्प की हाउसिंग फाइनेंस को ग्रो करने की। ये एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है हाउसिंग सेक्टर के अंदर। आरबीआई की ये फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी है। ये एक तरीके से रेगुलेट भी करता है और फाइनेंस भी करता है, इवन रीफाइनेंस भी करता है हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर कंपनीज की। बाद में और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी धीरे धीरे ग्रो करने लगी। जस्ट लाइक इंडिया में सबसे फेमस एंड सबसे बड़ी जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है वो है HDFC। इसके अलावा SBI हाउसिंग फाइनेंस, कैनफिन होम, LIC हाउसिंग फाइनेंस, इन बैंक हाउसिंग फाइनेंस, सिटी होम, ये कुछ फेमस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो दोनों को हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं। एक नॉर्मल रिटेलर यानी कि आप आम आदमी को, एज वेल एज कॉर्पोरेट सेक्टर जिन्हें अपनी बिल्डिंग बनानी होती है या अपने ऑफिस स्टैब्लिश करने होते हैं, अपनी कंपनी स्टैब्लिश करनी होती है, उनको भी ये फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। सिक्स्थ आता है इंश्योरेंस सर्विस। इंश्योरेंस से तो आप वैसे ही वाकिफ हैं। इंश्योरेंस सर्विसेज है क्या? इंश्योरेंस सर्विसेज में दो पर्सन होते हैं, इंश्योर्ड और एक इंश्योरर। इंश्योरर यानी कि इंश्योरेंस करने वाली कंपनी। जहां इंश्योरेंस जो है यानी कि इंश्योरर जो है, इंश्योर करने वाली कंपनी जो है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, एक प्रॉमिस करती है किसको? इंश्योर्ड को, कि अगर आपकी कोई ऐसी अप्रिय घटना घटती है, कोई ऐसी अनुचित घटना घटती है जिसकी वजह से आपको कोई लॉस होती है आपकी असेट्स को या आपकी लाइफ को, तो उसका रिस्क मैं अपने ऊपर लेती हूँ। बदले में कुछ अमाउंट चार्ज करूंगी। जिस अमाउंट को चार्ज करती है नेचुरली उसे प्रीमियम कहते हैं। इसके लिए एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है जिसपे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती हैं। जनरली इसे ब्लैक एंड व्हाइट पेपर कहते हैं। जिस डॉक्यूमेंट पे ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती हैं उसे पॉलिसी कहते हैं।
पॉलिसी के अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई होती हैं कि किस तरीके से और किस कंडीशंस में वो इस रिस्क को अपने ऊपर लेगी। इसके अलावा इंश्योरेंस के लिए एक सब्जेक्ट मैटर का होना जरूरी है। सब्जेक्ट मैटर यानी कि जिसका इंश्योरेंस करवाया जाएगा। अब जस्ट लाइक अगर मान लीजिए कार का इंश्योरेंस करवाया जाएगा तो कार एक सब्जेक्ट मैटर है, घर का इंश्योरेंस करवाया जाएगा तो हाउस एक सब्जेक्ट मैटर है, या अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवाया जाएगा तो लाइफ एक सब्जेक्ट मैटर है। और न केवल इस सब्जेक्ट मैटर का होना जरूरी है, जो पर्सन इंश्योरेंस करवाने जा रहा है उसका उस सब्जेक्ट मैटर में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना भी जरूरी है। यानी कि कहीं ना कहीं उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट से मतलब है उसके ऊपर ओनरशिप होनी चाहिए, या उसके नुकसान से उसको कोई इंपैक्ट होना चाहिए, उसको फाइनेंशियली लॉस होनी चाहिए। जनरल इंश्योरेंस को हम दो सेक्टर में बांटते हैं, जनरल इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस यानी कि जो लाइफ के लिए इंश्योरेंस करवाया जाता है, अगर किसी वजह से किसी व्यक्ति की समय से पहले मृत्यु हो जाती है तो उसको कंपनी जो है कंपनसेट करती है। दूसरी ओर लाइफ को छोड़कर जितने भी इंश्योरेंस है वो सारे आपके जनरल इंश्योरेंस में आ जाते हैं, चाहे वो मोटर व्हीकल इंश्योरेंस है, चाहे आपका मैरीन इंश्योरेंस है, चाहे आपका फायर इंश्योरेंस है, और आज के टाइम में जो सबसे फेमस है दैट इज हेल्थ इंश्योरेंस है। ये सारे आपके जनरल इंश्योरेंस में आ जाते हैं। अंटिल 1999 इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो काफी कम ग्रो हुआ, और उसके अंदर रीजन भी ये था कि केवल दो ही कंपनी जो पब्लिक सेक्टर की थी, गवर्नमेंट कंपनी थी, वही डोमिनेटिंग थी। नंबर वन एक LIC थी जो लाइफ इंश्योरेंस करती थी, और दूसरी GIC थी जो जनरल इंश्योरेंस करती थी। और जनरल इंश्योरेंस की 4 सब्सिडरीज थी जो इनके साथ वर्क कर रही थी, लेकिन जिसकी वजह से जो इंश्योरेंस की जो सर्विसेज हैं वो आम आदमी को आसानी से नहीं मिल पा रही थी। इन 1999 ईडा का जन्म हुआ, IRDA यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ईडा ने इसकी इंश्योरेंस सेक्टर को इजीली बनाने के लिए, लोगों के तक उसकी पहुंच बनाने के लिए काफी एफर्ट्स किए, और जिसका नतीजा ये हुआ बहुत सारे प्लेयर आगे आए, खासकर प्राइवेट सेक्टर में, जस्ट लाइक HDFC लाइफ इंश्योरेंस, प्रूडेंशियल ICICI लाइफ इंश्योरेंस, मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस, SBI लाइफ इंश्योरेंस, बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस के अलावा जनरल इंश्योरेंस में भी बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर में कंपनियां आगे आई, जस्ट लाइक ICICI, लोम्बार्ड। तो ये बहुत सारी कंपनियां हैं जो आगे आई और जिन्होंने बहुत ज्यादा इंश्योरेंस सेक्टर में ग्रो किया। नंबर 7 दैट इज फैक्टरिंग। फैक्टरिंग टॉपिक से तो आप बिल्कुल ही वाकिफ होंगे, हमारी लास्ट टॉपिक हमारा फैक्टरिंग ही था, फैक्टरिंग एंड फॉरफिटिंग, जिसके बारे में हमने 5 वीडियोस बनाई हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वहां जाकर इस टॉपिक को अच्छी तरह से देख सकते हैं, वास्तव में जिसमें आप अच्छी तरह डिटेल में आप इस टॉपिक को समझ सकते हैं। वास्तव में फैक्टरिंग है क्या? फैक्टरिंग में एक फैक्टर होता है, यानी कि जो फैक्टरिंग का वर्क करता है वो एक जो क्लाइंट होता है, यानी कि सेलर जो होता है, उसके रिसीवेबल्स को बाय कर लेता है, और उसके रिसीवेबल को बाय करने के बदले में उसको लगभग उस रिसीवेबल का 75 to 80% एडवांस पेमेंट कर देता है, और वो क्लाइंट के जो भी रिसीवेबल्स हैं उनका लेजर मेंटेन करता है, उनकी रिपोर्ट्स मेंटेन करता है, और उसके अलावा बायर्स को टाइम टू टाइम रिमाइंडर भेजता है, उनसे पैसे वसूल करता है, और बदले में जो है वो नेचुरल बात है जो उसने फैक्टरिंग की सर्विस प्रोवाइड की है और उसने जो भी एडवांस पेमेंट की है उसका वो इंटरेस्ट चार्ज करता है, और अपने सर्विस चार्ज को काट के बाकी पेमेंट क्लाइंट को कर देता है। फैक्टरिंग रिकोर्स नॉन रिकोर्स दोनों तरह से हो सकती है। रिकोर्स में मतलब है जो बैड डेट्स का रिस्क है वो नेचुरल बात है क्लाइंट का रहता है, फैक्टर उसको बियर नहीं करता। ऑन द अदर हैंड नॉन रिकोर्स में जो बैड डेट्स का रिस्क है वो फैक्टर अपने ऊपर ले लेता है। अगर किसी वजह से बैड डेट्स हुए तो उसको वो फैक्टर खुद बियर करेगा, क्लाइंट को उसको बियर करना नहीं पड़ेगा। बाकी फैक्टरिंग फॉरफिटिंग के बारे में आज ज्यादा डिटेल आप उन वीडियोस को देखकर आसानी से पढ़ सकते हैं, उसमें आसानी से देख भी सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम डिस्कस करते हैं फी बेस्ड एडवाइजरी सर्विसेज। फी बेस्ड एडवाइजरी सर्विसेज क्या है? फी बेस्ड एडवाइजरी सर्विसेज वो होती हैं जिसमें जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है वो हमसे फी चार्ज करता है और बदले में कुछ एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करता है। नंबर 1 मर्चेंट बैंकिंग, नंबर 2 क्रेडिट रेटिंग, नंबर 3 स्टॉक मार्केट। नंबर 1 मर्चेंट बैंकिंग। मर्चेंट बैंकिंग क्या है? मर्चेंट बैंकिंग इंडिया में बहुत काफी टाइम से पॉपुलर हुआ है। पार्ट में जो मर्चेंट बैंकिंग है उसका स्पेशली एक ही वर्क होता था, वो था कैपिटल इश्यू से रिलेटेड जो भी वर्क है उसको अपने ऊपर हैंडल करना। जैसे एक नॉर्मल बैंकिंग जो बैंक होता है वो एक रिटेल पर्सन को बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, ऐसे मर्चेंट बैंकिंग जो है वो नेचुरली बिजनेसमैन को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है।
मर्चेंट बैंकिंग स्पेशली इसका जो मेन रोल होता है वो कंपनी के जो शेयर्स इश्यू होते हैं, जिसे आईपीओ कहते हैं, उस इश्यू के स्टार्ट होने से पहले से लेके उस इश्यू के कंप्लीट होने के बाद तक सारी सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं। ट्रस्टी से कंट्रोल करना, एजेंट को अपॉइंट करना, ब्रोकर को अपॉइंट करना, बहुत सारे काम उसको कैपिटल इश्यू से रिलेटेड करने होते हैं। तो कई तरह की सर्विसेज हमें मर्चेंट बैंकिंग देता है। लेकिन जैसे जैसे ग्रो हुआ, मर्चेंट बैंकिंग ने और भी कई तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करनी शुरू कर दी है, जस्ट लाइक लोन सिंडिकेशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट काउंसलिंग, कॉर्पोरेट को काउंसलिंग करता है, प्रोजेक्ट काउंसलिंग, डिवेंचर ट्रस्टशिप, मर्जर्स और अमोलगमेशंस में हमें हेल्प करता है, टेक ओवर एक्विजिशंस में हमें हेल्प करता है। तो इन सब चीजों में वो हमारे को एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। भारत में मर्चेंट बैंकिंग बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। स्पेशली इन 1969 में सबसे पहले मर्चेंट बैंकर ग्रीनलेस बैंक ने मर्चेंट बैंकिंग का वर्क स्टार्ट किया था। हाँ, बाद में अदर जो मर्चेंट बैंकिंग के काम में और भी फर्म्स और इंडस्ट्रीज आए। स्पेशली 1972 में जब आरबीआई ने बैंकों को नॉन बैंकिंग सर्विसेज के लिए अलाउ कर दिया, तो सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 1973 में मर्चेंट बैंकिंग की सर्विसेज स्टार्ट की। इसके बाद में और भी कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो मर्चेंट बैंकिंग के काम में आए। सेकंड डिस्कस करते हैं क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग है क्या? तो ये क्रेडिट रेटिंग क्या है? क्रेडिट रेटिंग इज द ओपिनियन ऑफ द रेटिंग एजेंसी ऑन द रिलेटिव एबिलिटी एंड अ विलिंगनेस ऑफ द इंश्योर्ड ऑफ अ डेट इंस्ट्रूमेंट टू मीट द डेट सर्विसेज ऑब्लिगेशन एज एंड व्हेन दे आर। कि क्रेडिट रेटिंग एक ओपिनियन है। किसकी? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की। किस चीज की ओपिनियन है? वो ओपिनियन देता है कि जिसने डेट इंस्ट्रूमेंट इश्यू किए हैं वो ड्यू डेट पर उसकी कितनी एबिलिटी है, यानी कि क्या उसके पास उतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं कि वो अपने डेट को टाइमली ऑन ड्यू डेट पे कर दे, और एज वेल एज उसकी विलिंगनेस कि यानी कि वो व्यक्ति का एक तरीके से कैरेक्टर क्या है, जो उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो कैसी है, कहीं वो फ्रॉड किस्म के व्यक्ति तो नहीं है। तो उनके पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए एक तरीके से रेटिंग प्रोवाइड होती है, और इस रेटिंग का बड़ा फायदा होता है। इस रेटिंग का जो बड़ा फायदा है वो सबको होता है, स्पेशली इन्वेस्टर को, कॉर्पोरेट या बोरर्स जो लोन इश्यू कर रहे हैं, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। जहां तक सवाल है इन्वेस्टर को इश्यू फायदा क्या होता है, इन्वेस्टर को ये पता होता है कि वो किस रेटिंग की कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। निश्चित जितनी रेटिंग ज्यादा होगी उतना रिस्क कम होगा, और जितनी रेटिंग कम होगी उतना ही रिस्क ज्यादा होगा। तो इन्वेस्टर को अपना पैसा सोच समझ के लगा सकता है। इन्वेस्टर तय कर सकता है कि उसे उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जहां तक सवाल है कॉर्पोरेट या बोरर्स को भी बड़ा फायदा होता है। अगर उसने अपनी रेटिंग एजेंसी से रेटिंग करवाई है और रेटिंग बहुत अच्छी मिली, तो उसका फायदा ये होता है कि उसके जो भी डेट इंस्ट्रूमेंट है उसको सब्सक्राइब करने में लोग जो है हेजिटेट नहीं करेंगे, आसानी से वो लोन रेज कर पाएगा। एज वेल एज वो लोन जो है काफी चीप रेट पे रेज कर पाएगा। नेचुरल है जहां रिस्क कम होता है वह इंटरेस्ट रेट भी कम होती है, तो नेचुरल उसको लोन रेज करने में ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। तीसरा, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी हेल्पफुल है। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी ये तय कर सकते हैं कि उन्हें उस पर्टिकुलर जो कंपनी है उसको लोन प्रोवाइड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जिन कंपनी की जो क्रेडिट रेटिंग है बहुत अच्छी होती है, बैंक उनको आसानी से लोन प्रोवाइड कर देता है। लेकिन जिनकी क्रेडिट रेटिंग ज्यादा अच्छी नहीं होती, बैंक उन्हें लोन काफी स्ट्रिक्ट शर्तों पर देता है और इंटरेस्ट रेट वगैरह भी ज्यादा चार्ज करता है। भारत में 3 जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं फेमस हैं जो वर्क कर रही हैं। नंबर 1 क्रिसिल, नंबर 2 इकरा, नंबर 3 केयर। क्रिसिल की फुल फॉर्म है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। इकरा की फुल फॉर्म है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड। थर्ड, केयर की फुल फॉर्म है क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च इन इक्विटीज। ये 3 फर्म है, ये कई तरह के सिंबल यूज करती हैं अपनी रेटिंग प्रोवाइड करने में। कम टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज थर्ड, स्टॉक ब्रोकिंग। स्टॉक ब्रोकिंग क्या है? सेकेंडरी मार्केट में जो शेयर वगैरह बाय और सेल करने होते हैं उसके लिए हमें स्टॉक ब्रोकर की जरूरत है। बिना स्टॉक ब्रोकर के हम सेकेंडरी मार्केट में, सेकेंडरी कैपिटल मार्केट में शेयर्स को न तो हम बाय कर सकते हैं न ही सेल कर सकते हैं, तो उसे हम स्टॉक ब्रोकर कहते हैं। स्टॉक ब्रोकर भी बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। पहले तो हम इसके पास ट्रैक रिकॉर्ड पे जाते हैं, स्टॉक ब्रोकिंग का इंडिया में क्या रहा है। सेबी स्टैब्लिश होने से पहले जो स्टॉक ब्रोकिंग का जो वर्क है, जो जितनी भी स्टॉक एक्सचेंज थी वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में काम करती थी,
और इनके ऊपर जो है SCRA यानी कि सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट लागू होता था। और जनरली ये जो स्टॉक एक्सचेंज थे ये सेल्फ रेगुलेशन का काम करती थी, यानी कि खुद के रेगुलेशंस के रूल और रेगुलेशंस बनाती थी। अब आप समझ सकते हैं जो खुद के लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाएगा उसमें कितनी पारदर्शिता होगी। लेकिन 90s के आते आते बहुत रिस्क हो गया, स्पेशली 1992 जब हर्षिया मेहता स्कैंडल हुआ तो बहुत इंपॉर्टेंट महसूस हुई एक ऐसी एजेंसी की जो इस कैपिटल मार्केट को कंट्रोल कर सके। सेबी का जन्म हुआ, सेबी ने इस्टेब्लिश हुई इन कैपिटल मार्केट को अच्छी तरीके से कंट्रोल करने के लिए। सेबी ने इन स्टॉक एक्सचेंज को एक तरीके से रीस्ट्रक्चर किया। रीस्ट्रक्चर का मतलब था कि उनके लिए रूल्स और रेगुलेशंस काफी अच्छे बनाए गए जिसको फॉलो अप करना जरूरी था। हर एक स्टॉक ब्रोकर जो एज ए ब्रोकर का काम करना चाहता था वो उसे मेंबर बनना था स्टॉक एक्सचेंज का। तो स्टॉक ब्रोकर जो होता है वो एक मेंबर होता है स्टॉक एक्सचेंज का, जो बाय या सेल या डील करता है सिक्योरिटीज के अंदर। ये जरूरी है एक स्टॉक ब्रोकर के लिए कि वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाए सेबी के साथ। जब तक वो अपने आप को सेबी के पास रजिस्टर्ड नहीं करवाता वो एज ए ब्रोकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता। इसके अलावा उस एज ए ब्रोकर को जो भी स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं वो उसे मानने पड़ते हैं, उन्हें फॉलोअप करना पड़ता है। और इसके अलावा उसे अपनी एक फी भी पे करनी पड़ती है स्टॉक एक्सचेंज को एज ए ब्रोकर रहने के लिए। इसके अलावा जो भी इन्वेस्टर की ग्रीवेंसेज हैं उनको सॉर्ट आउट करना होता है, इन्वेस्टर की जो कंप्लेंट है उनको सॉर्ट आउट करना होता है विद ए 1 मंथ। और सेबी को रिपोर्ट भी करना होता है कि कितनी अभी कंप्लेंट्स बची हुई। सेबी ने काफी इंप्रूवमेंट की है स्टॉक ब्रोकिंग में, और ये स्टॉक ब्रोकिंग जो है काफी हेल्पफुल रहती है स्पेशली कैपिटल मार्केट इशू करते हैं। तो ये 3 स्पेशली फी बेस्ड एडवाइजरी फाइनेंशियल सर्विसेज थी। आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। आप अपने सुझाव व प्रश्न भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके सुझाव बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियोस में इंक्लूड कर सकते हैं। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।